हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करने जा रहे हैं। इसके पहले 21 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किया है जो यूट्यूब पर है। आप लोग पीछे जाके पूरे प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। जो यूपी पुलिस को देखते हुए हम लोगों ने 40 क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट किया था, जो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है, जो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है आप लोगों के पुलिस एग्जाम के लिए। ठीक है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है, जो प्रीवियस ईयर को देखते हुए एकदम अच्छे से ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 में पहला क्वेश्चन है। आप लोगों को कुछ भी डाउट रहे तो तुरंत कमेंट किया करिए। कमेंट करेंगे तो हम उससे रिलेटेड जो भी बातें रहेंगे और आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाए। मतलब यह जल वाष्प जो होता है गैस होता है, गैस का द्रव में बदलना। जल की बूंदों मतलब गैस का द्रव में बदलना। जब गैस द्रव में बदलता है तो संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। ठीक है, जब गैस जो है द्रव में बदलता है तो संघनन कहलाता है। ठीक है, और विसरण देख लीजिए क्या होता है। विसरण होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है एक दूसरे में मिलकर समांग मिश्रण बना लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे में मिलकर समांग मिश्रण बना लेते हैं तो विसरण कहलाता है। जैसे शरबत देख लीजिए, शरबत देख लिए। शरबत में क्या होता है, शक्कर और पानी दोनों घुलता है तो ये क्या होता है, विसरण का उदाहरण है। ठीक है, वाष्पीकरण का उदाहरण क्या है? वाष्पीकरण आप लोग समझिए, द्रव का गैस में बदलना। जब द्रव की चीजें गैस में, जैसे पानी उबाल रहे हैं, द्रव का गैस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना क्या बोलता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में ऐसा चीज होता है जब कोई ठोस पदार्थ होता है बिना बिना द्रव अवस्था में आए सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बिना द्रव अवस्था में आए सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर हुआ, कपूर क्या ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। कपूर में देखिए कि जब हम कपूर को जलाते हैं तो सीधा वो ठोस रहता है, ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, उसमें द्रव अवस्था में नहीं होता। ठीक है, वो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। आप लोग संघनन समझ गए होंगे कि जल का वाष्प में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है, जल का सीधा वाष्प मतलब गैस में बदलना संघनन कहलाता है। विसरण आप लोग समझे, दो मिश्रण है, जैसे दो मिश्रण जल जल और शक्कर का विसरण हो गया। ठीक है, तो तीसरा देखिए, वाष्पीकरण सीधा सीधा गैस में बदल जाना, द्रव का सीधा गैस में बदल जाना। और ऊर्ध्वपातन आप लोग कपूर समझ गए हैं, तो दो सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किसी ध्वनि की गति सर्वाधिक ध्वनि की गति हमेशा ठोस अवस्था में, ठोस जैसे लोहा दे दिया, लोहा ठोस है ना, तो वैसे ध्वनि की गति हमेशा सर्वाधिक किसमें होती है? ठोस में होती है। देखिए, पानी क्या है? द्रव है। वायु क्या है? हवा है। तो बर्फ क्या है? ठोस। तो इसमें सर्वाधिक किसमें होगी? बर्फ में। ठीक है, हमेशा ठोस अवस्था में होती है। और सबसे कम किसमें होती है? गैस में। वायु का वेग सबसे कम किसमें होती है? गैस में सबसे कम होती है, और ठोस में सबसे ज़्यादा। इसमें देखिए बर्फ दिया, बर्फ ठोस होता है, तो इसमें वायु की गति सबसे, ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी। ठीक है, ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी। ठीक है, और गैस में ध्वनि की गति सबसे कम होती है। ठीक है, ध्वनि पूछ रहा है, ध्वनि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? देखिए, ये बहुत बारीकता समझिए। मगध साम्राज्य में 3 वंश थे। मगध साम्राज्य में 3 वंश थे। कौन कौन? एक हर्यक वंश, एक शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। कौन कौन? मगध साम्राज्य में 3 वंश थे। कौन कौन? हर्यक वंश पहला था, दूसरा शिशुनाग वंश था, तीसरा नंद वंश था। तो इसने पूछा अंतिम शासक कौन था। अंतिम शासक ऑप्शन के हिसाब से तो कालाशोक होगा। ऑप्शन के हिसाब से अंतिम शासक कालाशोक होगा। वैसे देखिए, मगध मगध मतलब मगध साम्राज्य की शुरुआत जो है बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? शुरुआत जो है मगध साम्राज्य का, मगध शासन का शुरुआत किसने किया था? बिंबिसार ने। और वैसे अंतिम शासक जो है घनानंद था। नंद वंश अंतिम वंश था मगध का। मगध का अंतिम वंश कौन था? नंद वंश था। देखिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश अंतिम था। और उसमें अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। लेकिन इसके ऑप्शन के हिसाब से अंतिम शासक क्या होगा? कालाशोक होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गायत्री मंत्र का वर्णन, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। देखिए, गायत्री मंत्र का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। देखिए डी वाला ऑप्शन, गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। वेद कितने हैं? 4 है। ठीक है, वेद कितने हैं? 4, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं।
ऋग्वेद में 10 मंडल होता है, 1028 सूक्त होते हैं, ठीक है? ऋग्वेद में कितने 10 मंडल 1028 सूक्त होते हैं और जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ठीक है? 9वें मंडल में क्या दिया? सोम देवता का उल्लेख दिया। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख दिया। और 10वां मंडल क्या होता है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित। वर्ण व्यवस्था मतलब जैसा जिसका कर्म रहेगा उसी हिसाब से उस जाति को बांटा गया। वर्ण व्यवस्था को कर्म के अनुसार बांटा गया 10वें मंडल में, ठीक है? और वेद त्रयी में 3 वेद होते हैं। कौन-कौन? देखिए वेद त्रयी में ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, ठीक है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद वेद त्रयी में होते हैं, ठीक है? और इसमें देखिए और इन सब के बारे में देखिए सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है, ठीक है? यजुर्वेद क्या है? यज्ञ और कर्मकांड से। यजुर्वेद या से यज्ञ, या से कर्म यजुर्वेद, ठीक है? यज्ञ और कर्मकांड से किससे संबंधित? यजुर्वेद। अथर्ववेद क्या है? जादू टोना टोटका जो होता है अथर्ववेद में था, ठीक है? अथर्ववेद में क्या था? जादू टोना टोटका था, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है देखिए किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा का किसने समाप्त किया था? समाप्त की बात किया जजिया और तीर्थ यात्रा का जो है अकबर में समाप्त किया था। किसने? अकबर ने समाप्त किया था। देखिए जजिया कर कब समाप्त किए थे? जजिया कर जो है 1564 में समाप्त किया था अकबर ने। 1564 में जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर जो है 1563 में, ठीक है? तीर्थ यात्रा कर 1563 में, जजिया कर जो है 1564 में समाप्त किया था, ठीक है? किसने किया था? अकबर ने, ठीक है? इसमें चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक जो बनाया गया हो। देखिए इसमें डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, देखा ये तो डीडीटी बनाया गया हुआ है, कृत्रिम है। एड्रिन भी कृत्रिम है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड यह भी कृत्रिम है। देखिए पैराकीट जो है कृत्रिम कीटनाशक नहीं। पैराकीट कृत्रिम कीटनाशक नहीं। ये जो हम लोग बोलते हैं ना पैराकीट, जो ठंडियों में जो धान कटाई होता है उसमें सुग्गे की तरह आता है ना, सुग्गा छोटा-छोटा सुग्गा की तरह, वही पैराकीट है, ठीक है? आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन सोडियम को किसमें रखते हैं? सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगर सोडियम जो है बहुत सक्रिय धातु होती है। सोडियम जो है बहुत सक्रिय धातु, अगर इसे खुले अवस्था में रख दिया जाए तो सीधा जलने लगेगी, इसीलिए सोडियम को क्या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत का पहला आरक्षित वन मतलब होता है जैसे उसको कुछ सीमा तक आरक्षित कर दिया जाए, कुछ सीमा तक आरक्षित कर। इसमें देखिए कौन सा गिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं, काजीरंगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या है? आरक्षित वन था, कुछ सीमा तक इसको आरक्षित कर दिया जाता है, ठीक है? वही आरक्षित वन होता है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से? जो कोहिनूर हीरा है ये देखिए गोलकुंडा की खदान से। कहाँ से? गोलकुंडा की खदान से प्राप्त हुआ था, ठीक है? कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा है। आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खदान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, जो इस समय अब कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में है। कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। कई मुगल शासक कोहिनूर हीरा रखे थे, लेकिन अब जो है वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहाँ है? ब्रिटेन में। उतना बड़ा अभी तक हीरा नहीं मिला है जितना बड़ा कोहिनूर हीरा था, ठीक है? आगे चलते हैं। 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए 1857 जो गवर्नर जनरल थे वही पहले वायसराय भी बने थे। 1857 जो वो अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय दोनों वही थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। देखिए फिर से सुन लीजिए आप लोग। फिर से सुन लीजिए। लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे 1857 में, ठीक है? ये लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखिए, इसने लॉर्ड कैनिंग क्या किया था? ये जो है विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट था इसको लागू किया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट को
लागू किया था, ठीक है। और एक्ट लाए कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह एक्ट को लाए कौन थे? डलहौजी। लागू किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। डलहौजी के बारे में जान लेते हैं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, हड़प नीति की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इसका कार्यकाल क्या था? डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत में होता गवर्नर जनरल था, ठीक है। 1848 से 56 तक यह डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, हड़प नीति का प्रयोग किया था। इसके समय में ही पहली बार पोस्टल टिकट का शुरुआत हुई थी। इसके समय में ही डाक व्यवस्था शुरू हुआ था। इसके समय में ही पहली ट्रेन भी चाली थी 1853, ठीक है। इसी के समय में पहली ट्रेन, डाक व्यवस्था, पोस्टल टिकट और डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, हड़प नीति भी इसी ने चालू किया था, ठीक है। और विलियम बेंटिंग समझ लेते हैं। जो विलियम बेंटिंग है, ये देखिए 1829 में सती प्रथा का अंत किए थे। 1829 में सती प्रथा का अंत किए थे कौन? विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। ये पहले गवर्नर जनरल थे। ये पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के विलियम बेंटिंग। इन्होंने राजा राम मोहन की सहायता से 1829 में क्या समाप्त किए थे? सती प्रथा का अंत किए थे, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधि के जनक बोले जाते हैं। सहायक संधि के जनक कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। सहायक संधि के जनक कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि को स्वीकार किसने किया था? पहला शासक हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर आज का। भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार? भगत सिंह और उसके मित्रों को असेंबली जो बम कांड था, सेंट्रल असेंबली बम कांड, पहला ही ऑप्शन। सेंट्रल असेंबली बम कांड में भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार किया था। ये कब किए थे लोग? 8 अप्रैल 1829 को 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बम कांड किए थे। उसी के प्लस इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का प्रारंभ में एक प्राचीन लोकनृत्य। उड़ीसा का जो एकदम प्राचीन लोकनृत्य था वो घुमुरा था, डी वाला ऑप्शन। उड़ीसा का प्राचीन लोकनृत्य था घुमुरा था। देखिए पुलिकली जो है केरल की है। पुलिकली कहाँ की है? केरल की, ठीक। राउत नाच जो है ये कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। राउत नाच कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। डालू कुनीता जो है कर्नाटक की है। कहाँ की? कर्नाटक की। फिर से सुन लीजिए, घुमुरा कहाँ के? उड़ीसा का। पुलिकली जो है केरल की है। पुलिकली केरल की है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ की है। राउत नाच आया या तो राउत नाचा आ गया, दोनों एक ही बात होती है। ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। और डालू कुनीता जो है ये जो है कर्नाटक की है, ठीक है। डालू कुनीता कहाँ की? कर्नाटक की। आगे चलते हैं। प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न से किस दवा से किया? जो प्रतिरक्षात्मक रोग होते हैं इसे किस दवा से? देखिए ये ग्लोबुलिन से, पहला ऑप्शन। प्रतिरक्षात्मक जो है था गामा ग्लोबुलिन से, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियाँ होती है, गहरी धारियाँ जो एक अधिक घना भरा होता है, क्या कर? क्रोमेटिन जो होता है हेट्रोक्रोमेटिन होता है। कौन होता है? हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को थी। आरबीआई, जिसको आरबीआई बोलते हैं, देखिए 1 अप्रैल 1935 को था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था, ठीक है। और किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुई? तो भारत था आरबीआई अधिनियम जो है 1934 के तहत। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका जो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 का। देखिए इसके प्रथम गवर्नर कौन थे आरबीआई के? आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। प्रथम गवर्नर कौन? ओसबोर्न स्मिथ। अगर पूछ दिया प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, ठीक है। सीडी देशमुख,
ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित आयकर से संबंधित कौन सी परिभाषा है? देखिए इसमें आयकर से पूछा है, तो आयकर देखिए इसमें छूट जो है ये भी आयकर से संबंधित है। सरल फॉर्म जो है ये भी आयकर से संबंधित। मोड वैट जो है आयकर से संबंधित नहीं है। मोड वैट आयकर से संबंधित नहीं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। मोड वैट का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। ये आयकर से संबंधित नहीं, ये सेल टैक्स होता है। मोड वैट जो होता है सेल टैक्स, जिसे वर्तमान में जीएसटी कहते हैं, ठीक है। जीएसटी कहते हैं वर्तमान। मोड वैट क्या है? सेल टैक्स था, जिसे वर्तमान में जीएसटी कहते हैं, और सभी जो है आयकर से संबंधित थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 17 नंबर है आज का। एक अच्छी तरह से सड़े पौधे पशु अवशेष कौन सी खाद? जब पौधे सड़ जाते हैं, पशु के गोबर वोबर सब सड़ जाते हैं, इसको कौन सी खाद बोला जाता है? इसको कंपोस्ट है। इसको कौन सी खाद बोला जाता है? कंपोस्ट है। जैसे पेड़ की पत्तियाँ उत्तियाँ सब सड़ जाती है, तो उस खाद को क्या बोलते हैं? कंपोस्ट खाद बोलते हैं, ठीक है। कौन सा? कंपोस्ट खाद बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, कंपोस्ट 17 नंबर कंपोस्ट खाद बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारत की एक व्यापारिक फसल और या नकदी फसल? व्यापारिक फसल या नकदी फसल जो है भारत की कपास है। क्या है इसमें? देखिए बी वाला ऑप्शन कपास है। व्यापारिक फसल या नकदी फसल क्या है? कपास। देखिए व्यापारिक फसल और नकदी फसल भारत के और कौन कौन से है? देखिए व्यापारिक फसल समझ लिया कौन कौन से। एक गन्ना होता है, एक कपास होता है, और देखिए एक तंबाकू भी होता है। तंबाकू, गन्ना, कपास, जूट और रबड़ भी होता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए कौन कौन से। गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट और रबड़, ये सभी क्या है? व्यापारिक फसल है। हमेशा क्वेश्चन पूछता रहा व्यापारिक फसल कौन कौन सा है। फिर से सुन लीजिए एक बार ध्यान से, आप लोग लिख लीजिएगा। गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट और रबड़, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है, जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है, तो पूर्वी जगहों का समय, जो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? जैसे पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों के पीछे, गलत बात है। पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे, बी वाला ऑप्शन सही है। जो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है अपना पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। तो स्थानीय इसका समय क्या हो? पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होगी ना, तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय का क्या होगा? उसके आगे होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हो। 19 के बाद 20 नंबर है आज का क्वेश्चन। 20 नंबर है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? थॉमस पर्वत, गलत बात है। कास्कुस्को पर्वत, गलत बात। एल्ब्रूस पर्वत, ये विंसन पर्वत होता है। विंसन पर्वत होता है अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत होता है, ठीक है। विंसन पर्वत अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसको पूरा नाम क्या है? विंसन मैसिस। क्या है? विंसन मैसिस है, ठीक है। विंसन मैसिस अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इलायची की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में? जो इलायची की पहाड़ियाँ जो विंध्य पर्वत नहीं, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट जो सीधा यहाँ महाराष्ट्र होते हुए यहाँ तक जाती है, पूरा नीचे वाला प्रायद्वीपीय भाग में जाइए, जो पश्चिमी घाट पर इलायची पर्वत है। जो इलायची पर्वत कहाँ? केरल और तमिलनाडु के, केरल के जो है पश्चिमी भाग में, और तमिलनाडु के जो है पश्चिमी, मतलब केरल के जो है उत्तर दक्षिण में, केरल के जो है नहीं, केरल के दक्षिण पूर्व में, और जो है तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में वाला भाग जो होता है वही इलायची की पहाड़ियाँ है, तो पश्चिमी घाट पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीस्ता नदी का जल विवाद, जो तीस्ता नदी का जल विवाद जो भारत का है, ये किसका है? बांग्लादेश के साथ। तीस्ता नदी का जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है। एक और देखिए नेपाल के साथ है। नेपाल के साथ जो है ये आप लोग क्या बोलते हैं? नेपाल के साथ है वो क्या बोलते हैं? काला पानी विवाद। काला पानी विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है, और बांग्लादेश के बाद तीस्ता नदी जल विवाद है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। न्यू डेवलपमेंट बैंक, सॉरी आगे देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक 23 नंबर। न्यू डेवलपमेंट बैंक
के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिसका इसका फुल फॉर्म है एनडीबी, एनडीबी इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है शंघाई चीन में, मुख्यालय कहाँ है, शंघाई चीन में, चीन में इसका मुख्यालय है शंघाई शहर में, ठीक है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे के बी कामत थे, डी वाला ऑप्शन। इसके जो पहले अध्यक्ष थे के बी कामत थे 2015 में, ठीक है। 2015 में जो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, के बी कामत थे। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष जो है डिल्मा वामा रोसेफ है। कौन, डिल्मा वाना रोसेफ, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन, डिल्मा वाना रोसेफ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में कौन सी है? देखिए म्यांमार की मुद्रा पूछा है इसमें। म्यांमार की मुद्रा जो होती है क्यात होती है। क्या होती है? क्यात। क्यात क्या है, किसकी? म्यांमार की मुद्रा है, ठीक है। क्यात क्या है? म्यांमार की मुद्रा है। आगे देखते हैं, ये रियाल, रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। रियाल किसकी है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है, ठीक है। क्रोन, क्रोन मुद्रा जो होता है, क्रोन होता है नॉर्वे का और डेनमार्क का। नॉर्वे और डेनमार्क दोनों जगह की मुद्रा क्या होती है? क्रोन होता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, नॉर्वे और डेनमार्क की मुद्रा क्या होती है? क्रोन होता है। रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा। क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा। नायरा, देखिए नायरा जो मुद्रा होती है, ये नायरा जो है नाइजीरिया की है। कहाँ की है? नाइजीरिया की। नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? नायरा है, ठीक है। जिसको नायरा या नायरा दोनों बोलते हैं, ठीक है। और कुछ दिन देखिए, जैसे हम लोग तुर्की का जान लेते हैं, तुर्की का मुद्रा क्या होता है? लीरा होता है। तुर्की की मुद्रा क्या होता है? लीरा। और अगर चिली का मुद्रा पूछ दिया तो चिली का पेसो होता है। चिली का क्या होता है? पेसो होता है। अगर ब्राज़ील का पूछा, रियल, ये सऊदी अरब का रियाल होता है, वो रियल होता है। ब्राज़ील का रियल, ठीक है। ब्राज़ील का रियल, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को। देखिए संयुक्त राष्ट्र कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र सभा कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को। दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस है, ठीक है। और देखिए 24 अक्टूबर को तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हो गया। 24 जनवरी को, 24 जनवरी को देखो 2 दिन में था। एक उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और एक है राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस दोनों 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 26 जनवरी को आप लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या? सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सुशासन दिवस जो ये क्या बोलते हैं इनको, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक है। और 26 दिसंबर पूछ दिया तो क्या होगा? वीरबाल दिवस। 26 दिसंबर पूछ दिएगा तो वीरबाल दिवस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन, वैष्णव जन के रचयिता जो है, वैष्णव जन के रचयिता नरसिंह मेहता थे। ये महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा सुनते थे। वैष्णव जन जनतो, वैष्णव जनतो जो है एक भजन था जिसको महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा इसको सुनते थे। ये क्या थे? नरसिंह मेहता ने इसको लिखा था, ठीक है। महात्मा गांधी किसको सुनते थे? वैष्णव जनतो को। ये एक भजन था। किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 27 नंबर, 27 नंबर, कौन सा राज्य, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में जो है ना 4 राज्य है भारतीय। पांचवी अनुसूची में इनके पिछड़े पिछड़े वर्ग के बारे में दिया है, लेकिन छठवें में 4 राज्यों के बारे में उल्लेख किया। छठवें अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में उल्लेख है, जिसमें असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय 4 राज्य, तो इसमें नागालैंड नहीं है। 4 राज्य कौन कौन से है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है, जिसमें नागालैंड नहीं है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान लागू होने के समय इनमें से कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ 8 थी, ठीक है। 395 अनुच्छेद, अनुसूचियाँ 8 थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लोकसभा के अध्यक्ष
और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से? लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष इन सब के वेतन का जो है कहाँ दिया जाता है? भारत के समेकित कोष से। कहाँ से? भारत के समेकित कोष से दिया जाता है। ठीक है, समेकित कोष से दिया था। और राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है? राष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है भारत के संचित निधि से। ये पूछता है राष्ट्रपति के वेतन कहाँ से मिलता है? भारत के संचित निधि से। और लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनको कहाँ मिलता है? भारत के समेकित कोष से। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है आज का। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय, सबसे प्राचीन, पुराना और विशालतम सबसे बड़ा जो है बहुउद्देशीय संग्रहालय कहाँ? ये लखनऊ में है। लखनऊ में देखिए, राज्य संग्रहालय लखनऊ। ठीक है, डी वाला आंसर। राज्य संग्रहालय लखनऊ में सबसे प्राचीन है और सबसे विशालतम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। कब बना था? 1863 में। कब बना था? 1863 में। ठीक है, 1863 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उन्हें शिष्यों द्वारा अप्पा जी, प्यार से अप्पा जी, जो अप्पा जी बुलाया जाता है वो गिरिजा देवी को बुलाया जाता है। किसको? अप्पा जी किसको बुलाया जाता था? गिरिजा देवी को। और देखिए ये कहाँ के थे? ये बनारस घराने की थी। गिरिजा देवी किस घराने से थी? बनारस घराने से। पूछता है गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? बराबर एग्जाम में पूछता है। तब गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित थी? ये देखिए, बनारस घराने से। ठीक है, और ये ठुमरी गायिका थी। क्या थी? ठुमरी गायिका थी। गिरिजा देवी क्या थी? ठुमरी गायिका थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, जो भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी है मुरादाबाद में। कहाँ पे है? मुरादाबाद में। भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है? मुरादाबाद में है। ठीक है, देखिए लखनऊ में क्या है? बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और जनेश्वर पार्क। पूछता है जनेश्वर पार्क, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है। और देखिए यूपी की प्रशासनिक राजधानी भी लखनऊ है। यूपी की प्रशासनिक राजधानी पूछेगा तो लखनऊ। यूपी की न्यायिक राजधानी पूछेगा, यूपी की न्यायिक राजधानी पूछेगा तो इलाहाबाद, प्रयागराज मारिएगा। न्यायिक राजधानी प्रयागराज और प्रशासनिक राजधानी लखनऊ। ठीक है, और गन्ना अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछेगा वो भी लखनऊ। फिर से सुन लीजिए क्या क्या लखनऊ में। लखनऊ क्या है? बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, जनेश्वर पार्क लखनऊ में है। यूपी की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र क्या है? वो भी लखनऊ में है। और अगर न्यायिक राजधानी पूछेगा लखनऊ मारिएगा, न्यायिक राजधानी प्रयागराज मारिएगा। और कानपुर में क्या है? चीनी अनुसंधान केंद्र। अगर चीनी अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो कानपुर मारिएगा। और गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो लखनऊ मारिएगा। ठीक है, और मुरादाबाद में कौन सा? भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश के कितने विकास खंड हैं? जो उत्तर प्रदेश के विकास खंड वर्तमान में तो 825 है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 822 हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से 822 लेके चलेंगे। और वर्तमान में विकास खंड कितने हैं? वर्तमान में जो विकास खंड है 825 है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। वर्तमान में विकास खंड यूपी में कितने हैं? 825 है। और देखिए ऑप्शन में इसमें 822 दिया तो 822 मार के चलेंगे। देखिए इसमें यूपी में 75 जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। मंडल पूछ देगा तो मंडल 18 है। यूपी में 18 मंडल, 75 जिला और नगर निगम 17 है। कितने? नगर निगम पूछेगा तो 17 मारिएगा, और मंडल पूछेगा तो 18 मारिएगा, जिला 75 और विकास खंड पूछेगा तो 825। 825 नहीं दिया तो इसमें 822 हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्स कांस्टेबली एक्ट, जो ये जो रखते हैं ना सब लोग बंदूक, वो एक्ट कब पारित हुआ था? 1948 में। आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट जो है ये अंग्रेजी का वर्ड हिंदी में कर दिए, तो ये कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर, जब कानूनी तौर पर हिंदी का प्रयोग अनिवार्य हो गया 1968 में। 1968 में कानूनी रूप से हिंदी
हर जगह कार्यालय में प्रयोग होने लगे। और लेकिन हिंदी जब अपने प्रशासन की भाषा यूपी में 1951 में ही मान्य हो गया था। 1951 में ही हिंदी को मान कर लिए थे, लेकिन जब यहाँ कानूनी रूप से दर्जा कब मिला अनिवार्य रूप से 1968 में। ये हिंदी की प्रथम राज की भाषा है। और दूसरी क्या है, राजभाषा क्या है यूपी की, 1989 में उर्दू को लिया गया था। उर्दू दूसरी प्रशासनिक भाषा है उत्तर प्रदेश की 1989 में। हिंदी प्रथम है जो कानूनी रूप से 1968 में लागू हुआ था, और वैसे जो है 1951 में भी मान्य हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में 36 नंबर है। हाल ही में किस देश की सरकार को चीन ने मान्यता प्रदान, ये जो है अफ़गानिस्तान में जो है, जो अफ़गानिस्तान की सरकार को चीन से मान्यता मिली है। ये समझ लिए अफ़गानिस्तान क्या है। अफ़गानिस्तान में तालिबान होता है ना, तालिबान जो आतंकी होते हैं, आतंकी वाला तालिबान होता है, ये वहाँ की सरकार को हटा के खुद वहाँ शासन करने लगे। तो इनको मान्यता चीन ने कब दिया, इस समय चीन ने उसको मान्यता दे दी, ठीक है, अफ़गानिस्तान सरकार। क्योंकि ये पहले तालिबान वहाँ का जो है आतंकवादी संगठन है, तो वो जो है पहले वहाँ वहाँ की सरकार को हटाया, फिर अपने शासन करने लगा। ठीक है, अफ़गानिस्तान को चीन ने मान्यता दी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के सुल्तान भारत यात्रा गए, जो ओमान के सुल्तान थे, ओमान के सुल्तान भारत आए थे। ओमान के सुल्तान जो है भारत आए थे, ये वर्तमान में। इनका नाम था हैथम हैथम बिन तारिक, हैथम 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 बिन तारिक इनका नाम था, ओमान के सुल्तान का। ठीक है, आगे देखते हैं। दिसंबर 2023 में किस बैंक ने भारत में सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता तो भारतीय स्टेट बैंक ने किया था। किसने किया था? भारतीय स्टेट बैंक ने। ठीक है, आज के 38 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा कर लिया। आज की सेट का 22 नंबर सेट था, जिसने हम लोगों ने 38 सेट मतलब 38 क्वेश्चन पूरे कर लिए। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा, जिससे और लोगों को इस चैनल के माध्यम से और लोगों को फ़ायदा हो। एग्ज़ाम जो पुलिस का है उसमें सबको फ़ायदा हो। ठीक है, धन्यवाद।